नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दार्शनिक विद्वान डॉक्टर हुकुमचंद भारिल्ल। डॉक्टर हुकुमचंद भारिल्ल एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति संस्कारों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए काफी ज्यादा काम किया है, और इतने सारे काम करने के बावजूद भी ऐसा बहुत कम ही होता है कि जब ये किसी मीडिया माध्यम के से मुखातिब हों और अपने बारे में चर्चा करें। तकरीबन 41 लाख से ज्यादा प्रतियां लगभग 86 किताबों की अब तक डॉक्टर साहब की प्रकाशित हो चुकी हैं, और यही कारण है कि इन्हें इसके लिए अब तक कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मेरे पास यूं तो इनके परिचय की एक बहुत लंबी सारी लिस्ट है, यदि इसे पढ़ने में बैठूंगा तो पूरे आधे घंटे का समय हो सकता है इसमें ही निकल जाए, लेकिन मैं फिर भी कुछ खास चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अब तक तकरीबन 89 पुस्तकों का लेखन डॉक्टर साहब के द्वारा हुआ है, जो कि अंग्रेजी, जर्मनी, मराठी, गुजराती, तमिल सहित 8 प्रमुख भाषाओं में वे किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 41 लाख की बड़ी संख्या में अब तक बिक चुकी हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो 108 से ज्यादा अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन किए जा चुके हैं। कई उपाधियां इनके पास हैं, डीलिट ये स्वयं है, डॉक्टरेट इन्होंने किया हुआ है। तो ये सारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुआयामी काम डॉक्टर साहब के द्वारा निर्देशन में, मार्गदर्शन में किया जाता है, जिससे अब तक 1000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़कर निकल चुके हैं, और वे भी इसी नैतिक शिक्षा को, भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। और ये विद्यालय पूरी तरह से निःशुल्क है, जहां से देश भर से अनेक बच्चे पढ़ने आते हैं और अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपने संस्कारों, अपने दर्शनों के विषय में जानते हैं। तो ऐसे तमाम विषयों पर, इनके जीवन पर, इनके व्यक्तित्व पर, इनके कृतित्व पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के समय में धर्म, दर्शन, अध्यात्म जैसी चीजें गए गुजरे जमाने की बातें मानी जाती हैं, इसे ढोंग ढकोसला कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके आपने अपना पूरा जीवन दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाने में, संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगाया। तो इस राह में आपको क्या कठिनाई आई? ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? ये दुनिया पिछले 50 साल में इतनी तेजी से बदली है कि जो पिछले 500 वर्ष में नहीं बदली थी। जी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो बचपन में पगड़ी बांधा करते थे, जी, फिर जब वे जवान हुए तो पगड़ी बंद करके टोपी लगाने लगे, जी, और जब बुजुर्ग होते होते आए तो नंगे सिर हो गए। जी। माने उल्टी। पहले ऐसा होता है कि बचपन में नंगे सिर रहते हैं, फिर जवानी में टोपी लगाने लगते हैं, फिर बुढ़ापे में पगड़ी बांधने लगते हैं। लेकिन जमाना इतनी तेजी से बदला कि लोग उसके साथ बदल नहीं पाए। जी। तो ये तो सारा विश्व की समस्या है। अब ऐसी समस्या में हमने जो ऐसा दिमाग में कुछ भर रखा है कि भाई कोई हम साथ नहीं दे रहे, हमने प्राचीन संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। युवकों में बहुत बड़ी जिज्ञासा भारतीय संस्कृति के प्रति, अपनी पुरानी सभ्यता के प्रति, हमारे पुरानों रीति रिवाजों के प्रति, हमारी पुरानी भाषा के प्रति बहुत अंदर से जानने की तीव्र जिज्ञासा है। जी। तो आपको भी इस मार्ग में, क्योंकि आपने इतनी कठिन रास्ता आपने चुना, तो इस पूरे रास्ते में क्या चुनौतियां रही आपको कि आपने पूरा जीवन इस मार्ग में लगा दिया? जब हमने महाविद्यालय खोलने की बात सोची तो हमारे देश में 4 महाविद्यालय चलते थे। जी। एक इंदौर में, एक बनारस में, एक सागर में, एक मुरैना में। जी। चारों विद्यालय इसलिए बंद हो रहे गए क्योंकि उनको स्टूडेंट नहीं मिले। जी। जबकि वे लोग भी फ्री लॉजिंग और फ्री बोर्डिंग की व्यवस्था करते थे। उस समय हमने ये विद्यालय खोलने की सोची तो हमें लोग पागल कहते थे। जी। कि जब सब विद्यालय तो बंद हो रहे हैं और तुम नया खोल रहे हो, तुम्हें लड़के कहाँ से मिलेंगे? जी। और हमने जब प्रयत्न किया अध्यात्म के आधार पर, तो हमारे लिए मान लो हमने नक्की किया कि हम 30 विद्यार्थी भर्ती करेंगे, तो 100 विद्यार्थी इंटरव्यू देने आए। हमने फर्स्ट डिवीजन से कम वालों को नहीं लिया। और जब वो हमारा विद्यालय चालू हो गया, 4-5 साल में बहुत सफलता प्राप्त हुई, तो वो पुराने विद्यालयों वाले लोग हमारे पास आए और देख करके कि क्या ऐसी बात है कि जो इनकी खास विशेषता है कि हमें विद्यार्थी नहीं मिले और इन्हें विद्यार्थी मिलते हैं।
ये उनके दिमाग में कल्पना के बाहर थी कि अध्यात्म का भी ऐसा कोई आकर्षण हो सकता है कि जिसकी वजह से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए। ये उन्हें स्वीकृत नहीं था जी। तो उनने हमसे पूछा, हमारी व्यवस्थाएं देखी, भोजनालय देखा, जहां विद्यार्थी ठहरते थे वो सब देखा जी। और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा आत्मा के कल्याण के लिए। कि ये तो ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपको रटा के रखा है, असली बात बताओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके ये गले उतरा ही नहीं है कि अध्यात्म भी कोई आकर्षण की चीज बन सकती है। और अध्यात्म का रुझान यदि उसमें उसका आधार मजबूत ना होता और अध्यात्म के प्रति लोगों के दिल में रुचि ना होती तो निश्चित तौर पर वो विद्यालय नहीं चल पाता। एक और जो दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि चूंकि आप अब तक 35-40 बार आप विदेशों की यात्राएं कर चुके हैं और तकरीबन 40 वर्षों से लगातार विदेश जा रहे हैं, अमेरिका आप गए, यूरोप आप गए, इसके अलावा अफ्रीका भी के देशों में गए, तो इन सभी देशों में आपने गए तो वहां की जो विलासिता में रची पची संस्कृति है, वहां का जो समाज है, उसके दिलों में धर्म दर्शन की बात कैसे उतारते हैं? एक तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बात बता दूं कि जो लोग ये प्रचार करते हैं कि हम वहां जाकर के और अंग्रेजों को या और लोगों को कुछ सिखाते हैं और उन्हें कोई जैन धर्म में दीक्षित करते हैं, हिंदू धर्म में दीक्षित करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ के लाखों लोग वहां गए हैं। अमेरिका में 1 लाख जैनी हैं और कई भारतीय जिनके पास 50,000 के तो एड्रेस मेरे पास हैं। 50,000 परिवारों के एड्रेस मेरे पास हैं जिनको मैं अपना साहित्य भेजता हूँ। तो वो लोग, उनमें हमारे संस्कार बचे रहें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अच्छा। और उसमें हम बहुत अच्छी तरह से सफल हुए हैं जी। उनमें इतनी जिज्ञासा है कि हमने एक भाषण यहाँ दिया तो वो सारे अमेरिका में लाइव हो जाता है। अच्छा। और एक यहाँ सामने हमारे 100 श्रोता हैं लेकिन जगह जगह जाकर के 1000 श्रोता सुनते हैं। अच्छा। हम वही भाषण जाकर फिर न्यूयॉर्क में नहीं दे सकते, एलए में दिया है तो 5000 किलोमीटर दूर, क्योंकि वो लोग उस पर सुन चुके हैं और उसको बार बार सुनते हैं जी। हमने जो लास्ट ईयर भाषण दिया था वो हम इस साल नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो कैसेट से सुनते हैं, अपने टीवी पर देखते हैं, उनको सब बना लेते हैं वो, और कई दफे सुन चुके होते हैं, इसलिए हमको बिल्कुल नया सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो उनमें बहुत तीव्र जिज्ञासा है, अनुभव है, अपनी भारतीय संस्कृति सुरक्षा की उन्हें बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि उनकी समस्या ये है कि उनके जो वहां पैदा हुए बच्चे हैं, यदि उनकी संगति में वो उन लोगों की संगति में रहते हैं तो अंग्रेज लड़की घर में आ जाती है, अंग्रेजों के यहाँ अपनी लड़की चली जाए, ये समस्या से वो परेशान हैं। इसलिए वो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालना चाहते हैं कि वे आपस में ही संबंध करें, और ऐसे बार बार मेले करते हैं, 5-5 हजार लोग इकट्ठे होते हैं कि एक दूसरे से परिचय प्राप्त करें और उन्हें ऐसा लगे कि इस देश में बैठ करके भी हमें अपनी जैसी चमड़ी वाला लड़का लड़की मिल सकता है। अच्छा। और इसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। आप जो विद्यालय चलाते हैं उस विद्यालय में तो इतने सारे कहना चाहिए कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, नव युवक पढ़ते हैं, और युवाओं का खून तो वैसे ही कहते हैं कि पर रहता है, तो इन विद्यार्थियों को कैसे संभाल पाते हैं? इस क्षेत्र में क्या कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है? देखो, हम बिल्कुल विश्वविद्यालय के बगल में हमारी जगह है। हाँ। और जहाँ विश्वविद्यालय में जितने आंदोलन होते हैं, जितनी चीज होते हैं, चुनाव होते हैं, उससे झगड़े होते हैं, लेकिन आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा, देखेंगे कि हमारे विद्यालय पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका बैड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है जी। हमने बहुत आजादी उन्हें दे रखी है, अपनी जिस चाहे इस ड्रेस में रहें, जो चाहे जिससे मिलें जुलें, कोई उन्हें स्वतंत्रता अपना तक बाकायदे बढ़िया से बढ़िया सब्जी, 2-2 सब्जियां, दाल, साल, चावल। हमारा करोड़पति मेहमान भी आता है तो हम उसी भोजनालय में जीवने के लिए ले जाते हैं जो विद्यार्थी जिसमें जीवते हैं। आप समझे ना। और आज तक किसी के लिए हमें स्पेशल भोजन नहीं बनवाना पड़ा। तो इस तरह से हम एवन व्यवस्था देते हैं और इस तरह से उन्हें असंतोष का कोई कारण बनता नहीं। अभी तक तो हमें कोई समस्या आई नहीं। कम से कम 35 साल इस विद्यालय को चलाते हुए हमें हमारे विद्यार्थी होते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। फिर भी हमें कोई अनुशासन की
प्रशासन की कोई समस्या आज तक आई नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही जरूरी जानकारी दी, क्योंकि यदि संस्कारों से व्यक्ति को सींचा जाए तो ऊपर से अनुशासन थोपने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और जो बात है कि आपने 89 पुस्तकों का लेखन किया है, मतलब इतनी पुस्तकें लिखना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे लगता है कि शायद हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने लिखा हो और कोई और दूसरे जो साहित्यकार हैं उन्होंने इतना लेखन किया हो। इतना सब लिखने के लिए कई संस्कृत और प्राकृत प्राचीन भाषाओं की ग्रंथों की आपने टीका की है, उनका संपादन किया है, उनका अनुवाद किया है। इतना सारा समय आपके पास कहाँ से आता है? कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिलती है कि आप इतना सारा लेखन के कार्य में निरंतर सक्रिय रह पाते हैं? हम आप कल्पना नहीं कर सकते, हमारे पास 24 घंटा इसी के लिए तो समर्पित है जी। हमने आज तक बाजार देखा नहीं है। अच्छा। पर सब्जी कैसी होती है, कहाँ मिलती है, हम नहीं जानते हैं। ये कपड़े जो हम पहने हैं ना, आज तक हमने कहीं से खरीदे नहीं है। अच्छा। पहले पिताजी खरीदते थे, फिर पत्नी खरीदने लगी, अब आज बच्चे खरीदते हैं। हमने संस्कृत इनके तो हमारा गहरा अध्ययन है ही, लेकिन भारतीय भाषाओं में भी हिंदी, गुजराती, थोड़ी बहुत अंग्रेजी, इन भाषाओं में भी हमने विशेषता प्राप्त की है। अब जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे लिखे लिटरेचर पर 2 स्टूडेंट सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पीएचडी हो गए जी। ये तो बड़ी उपलब्धि है, लोगों के जीवन काल में पीएचडी बहुत कम होती है। कर्नाटक विश्वविद्यालय से भी एक विद्यार्थी ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और भी 2-4 लोग रिसर्च में लग रहे हैं। अच्छा। एमए में जो पेपर लिखे जाते हैं 100 पेज के निबंध के स्थान पर, उस पर 5-6 निबंध राजस्थान विश्वविद्यालय से मेरे साहित्य पर लिखे जा चुके हैं। तो उपन्यास, कहानियां, निबंध है और प्रबंध है और टीका, व्याख्याएं, अनुशीलन, ये सब टाइप का साहित्य मैंने लिखा है। लेकिन मेरा सब्जेक्ट मुख्यतः फिलॉसफी है जी। तो जब आपने इन लुप्त प्राय भाषाओं को आज चुना उनका अनुवाद करने के लिए, उनका टीका करने पे और उन प्राचीन साहित्य पर, जो संस्कृत प्राकृत भाषा तो आजकल लोग पढ़ना चाहते ही नहीं है, तो आपने इन भाषाओं का जब अध्ययन किया तो इनके अध्ययन करने पर आपको ऐसी क्या चीजें मिली जो लगता है कि अन्य दूसरी भाषाओं की तुलना में ये उन भाषाओं को विलक्षण बनाती हैं, उस भाषा के साहित्य को विलक्षण बनाती हैं? और आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि लोग उन भाषाओं की तरफ लौटें और उनसे अपने नवीन ज्ञान का अर्जन करें? उनमें जो माल है जी, वो और दूसरी भाषाओं में बिल्कुल भी नहीं है जी। संस्कृत भाषा में नीति शास्त्र और अनेक चीजें इतनी हैं कि सारी जिंदगी आपने पढ़ते रहो तो भी वो पूरी नहीं होंगी। हमको उसमें रस आता था। अभी कुछ प्रकृति की बात कहें कि हमको अंग्रेजी भाषा का कुछ सीखना हो तो एक पेज के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतने में तो हमें संस्कृत के 25 पेज हम याद हो जाते हैं। अच्छा। एक दफे बोलते हैं, पढ़ाते हैं। मैं जब पढ़ाता था, करीब आज से 50 साल पहले की बात कह रहा हूँ जी। 50 साल पहले मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस में था जी। 10वीं 11वीं 12वीं क्लास को मैं पढ़ाता था संस्कृत और हिंदी, तो 3-3 सेक्शन में एक साथ लेता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 दफे मैंने कोई विषय पढ़ा दिया तो मुझे मुख्य याद हो जाता। अच्छा। जब तक अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी होती है तो विद्यार्थियों में अनुशासन बहुत अच्छा रहता है। फिर मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए मेरे विद्यार्थी के सामने विद्यार्थियों के अनुशासन की समस्या मुझे कभी नहीं हुई। और ये मेरी हॉबी है। ये प्राचीन भाषाएं, भारतीय भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, इनमें मेरा जीवन लग गया है। मुझे तो उसमें आनंद आता है। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूँ लेकिन उसमें मुझे कोई रस नहीं है। मैं बोलता नहीं हूँ, थोड़ी समझ लेता हूँ आप लोग बोलें तो, लेकिन मैं उसका उत्तर अंग्रेजी में नहीं दूंगा, मैं अपनी भाषा में ही दूंगा। मैं विदेश जाता हूँ 32 साल से, 2 महीना अमेरिका और यूरोप में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी और दूसरी भाषा में व्याख्यान नहीं दिया। सर, जो प्योर हिंदी जिसमें मैं भारत में बोलता हूँ उसी भाषा में बोलता हूँ और मुझे तो आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। जितने भी हिंदुस्तानी हैं वहाँ हिंदू हैं, जैन हैं, पौराणिक हैं, वेदांती हैं, ये सबको मेरी बात समझ में आती है। मैंने कई हिंदू मंदिरों में भी व्याख्यान किए हैं। मैंने सत्यनारायण की कथा पर भी व्याख्यान किया है। मैंने ये भी वहाँ के लोगों को समझाया है कि शनैश्चर देवता क्या है, ये तुलसी की पूजा का मतलब क्या है, ये सारी चीजें भी मैंने वहाँ समझाई।
मैं कोई एक धर्म और दर्शन के पीछे नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति जो मूल अध्यात्म भारतीय सभ्यता है और जो हमारी प्राचीन निधि है, वो सब चीजें इस जगत के सामने आए, लोग इंटरेस्ट से उन्हें पढ़ें और आनंदित हों, इस भावना से ही मैंने ये काम किया है। और इसमें हमको विदेश में भी और देश में भी एकता स्थापित करने में बहुत अधिक महत्व मिला है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम विश्व हिंदी सम्मेलन कराते हैं और इतने बड़े सम्मेलन और इतना आयोजन कराते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम प्रदान किया जाए। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वैश्विक स्तर पर, कि वे अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, अफ्रीका जाएं, उन देशों में भी हिंदी भाषा में ही उनके व्याख्यान होते हैं, उसी भाषा में लोगों को समझाते हैं, उसी भाषा में लोगों को कहना चाहिए धर्म दर्शनों की बात उनके गले उतारते हैं। एक और जो मैं चीज पूछना चाहूंगा, जो मैंने जितना आपका साहित्य का अध्ययन किया है उसमें मैंने देखा आपकी एक क्रमबद्ध पर्याय नाम की पुस्तक है। ये क्रमबद्ध पर्याय एक बहुत ही छुपा हुआ अध्यात्म का रहस्य है, दर्शन का रहस्य है। तो ये दार्शनिक कहना चाहिए सिद्धांत के बारे में मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट में जानना चाहूंगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक क्रमबद्ध पर्याय का समझाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देखो, उज्जैन की बात है कि मेरा पब्लिक मीटिंग में भाषण रखा और उन्होंने कहा क्या समझाएंगे, मैंने कहा क्रमबद्ध पर्याय। कह पब्लिक मीटिंग में हिंदू मुसलमान सभी लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो। तो मैंने एक ही बात कही कि हमारी सबकी समस्या एक है कि हम जो कर्तृत्व का अभिमान करते हैं, मैंने किया, हूं करूं, ये जो अज्ञानता, तो हिंदू धर्म कहता है तूने कुछ नहीं किया, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मुसलमान कहता है खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ईसाई कहते हैं उनके सारे पत्ते गोड हिलाता है। और जैन कहते हैं कि जो भगवान के ज्ञान में झलका होगा, जो उनने देखा है वो ही होगा। तो एक ही बात हुई ना, यानी तू करता नहीं है, मैं करता बनकर जो अभिमान करता हूँ, अपने भगत का अभिमान किसी को बर्दाश्त नहीं है। हिंदू धर्म में तो भगवान को सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है भगत का, लेकिन भगत का अभिमान बर्दाश्त नहीं होता, और भगवान उसके लिए वो करते हैं। तो ये हमारी क्रमबद्ध पर्याय, जो कुछ है वो सब नक्की है। और हमारे तीर्थंकरों ने, अनंत ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ ने वो सब कुछ जाना है। इससे हम यही तो सिखाना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो, जो होना है वो पहले से निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये जैन कहते हैं, हिंदू कहते हैं राम की मर्जी से सब कुछ होता है, मुसलमान कहते हैं। तो ये किसी के भी विरुद्ध नहीं है, बल्कि कर्तृत्व के अभिमान के विरुद्ध है। ना सिर्फ बल्कि भारतीय दर्शन में, बल्कि पाश्चात्य दर्शनों के भी जो गहन चिंतक हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है। आपकी पुस्तक में ही अल्बर्ट आइंस्टीन का उल्लेख है, जहां उन्होंने कहा है कि इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन, कि घटनाएं घटती नहीं हैं, वे पहले से विद्यमान हैं और सिर्फ काल चक्र पर उन्हें देखा जाता है। और उसी बात को हमारे धर्म दर्शनों में समझाया है। और जब हम उस क्रमबद्ध पर्याय को या नियति को जब जानकर समझकर उस अनुसार ही प्रवर्तते हैं, तो उसे ही गीता में स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी गई है, उसे ही जैनों ने वीतरागी की संज्ञा दी है। एक और विज्ञान हाकिंस नाम आया है ना, जो वो कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं, व्हील चेयर पे ही, चलते फिरते नहीं है। उनने भी इस क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत का सच्चे दिल से समर्थन किया है, और बहुत गहराई से सपोर्ट किया है उन्होंने। एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज के दौर में जो वर्तमान में इतनी ज्यादा भौतिकवादिता बढ़ रही है, तो इसके आपको क्या परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं? इतना विलासिता में इंसान डूब रहा है, आज पूरी तरह से मशीनों के अधीन हो गया है, तो इसके आपका जो हमारी इतनी उत्सुकताएं थी, ये आज की दुनिया ने सब खत्म कर दी हैं, सबको हमारे सामने रख दिया है। और भौतिकवाद का तो आप समझते हैं, जब कहीं पर कोई एक अति होती है तो अंत में गाड़ी रिवर्स में जाती है। तो अब लोग भौतिकवाद से घबराने लग गए हैं। अब वो गया जमाना कि जब हम इससे आकर्षित होते थे, आज तो आकर्षित नहीं होते हैं, समझे ना। देखिए मैं आपसे सही बात। हम जाते हैं यहाँ से अमेरिका, तो एयरपोर्ट पे हमारे चारों तरफ आदमी मर जाते हैं। कोई हमसे कहते गांधी जी नमस्ते, कोई कहता नेहरू जी नमस्ते, बड़े सम्मान के साथ देखते हैं कि हमारी ड्रेस को, हमारे पहनावे को। और आपको क्या, आपको तो नीचे से लेकर ऊपर तक, प्यून से लेकर
और IAS ऑफिसर ऑफिसर तक, सब तक की एक ही ड्रेस है, क्या फर्क है? सही बात। वो तो हम कह नहीं सकते हैं कि हरिजन से लेकर मरिजन तक, वो तो जमाना नहीं है कहने का, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि चपरासी से लेकर IAS ऑफिसर तक की एक ही ड्रेस है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो यही है कि अब क्या लगता है आपको कि फिर से पुराना दौर अब लौट कर आ रहा है? पुराने दौर की अच्छाइयां कैसे लौटें, या फिर लोग स्वयं स्वतः ही लौट रहे हैं? ज्यादा मैं क्या कहूँ, खादी का द्वारा दौर आ रहा है। जी बिल्कुल। नवयुवक लोग खादी के कपड़े पहनने लग गए हैं, खादी की बड़ी बड़ी ड्रेस हैं जो आधुनिक स्टाइल में सबके तैयार होके आ रही हैं। जिस खादी को हमको 60% कमीशन दे देकर मुश्किल से निकालना पड़ता था और नहीं निकाल पाते थे, आज वही खादी 1.25 भाव में बिक रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है? नियम ही है, ये नियम है, इतिहास अपने को दोहराता है, हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। कोई चीज 100 वर्ष में दोहराई जाती है, कोई चीज 1 वर्ष में दोहराई जाती है, कोई चीज 1000 वर्ष में दोहराई जाती है। जैसे सूरज है अपने को 24 घंटे में रिपीट करता है, चंद्रमा अपने को 1 महीने में रिपीट करता है। पूर्णमासी आज है ना, तो 30 दिन बाद वैसी पूर्णमासी आएगी। बिल्कुल। अमावस आज है तो 30 दिन बाद आएगी, लेकिन सूरज जैसा आज है ऐसा ही कल आएगा। तो सूरज 24 दिन में रिपीट करता है, चंद्रमा 30 दिन में रिपीट करता है। फिर अयन होते हैं, अयन जानते हैं आप? उत्तरायण, दक्षिणायन, तो ये 6 महीने में अपने को रिपीट करते हैं। कोई चीज 1 वर्ष में अपने को रिपीट करती है, कोई चीज 10 वर्ष में अपने को रिपीट करती है। तो ये दुनिया में रिपीट करना ये प्रकृति का नेचर है। और वही चीजें अब शायद अब फिर से हमारे उसमें लौट कर आ रही हैं। हम लोग फिर से पुरानी कहना चाहिए पुराने दौर की तरफ लौट रहे हैं, हमारे संस्कारों की तरफ लौट रहे हैं। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने इतने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है, कई ग्रंथ पढ़े हैं, तो हमारे दर्शनों में, हमारे धर्म शास्त्रों में क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे वर्तमान की समस्याएं, जैसे आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो भूमंडलीकरण, जितना ज्यादा जलवायु परिवर्तन है, ये चीजें हो रही हैं, इसके अलावा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन सब के समाधान के लिए क्या तार्किक विवेचना है हमारे दर्शन? अहिंसा के संदर्भ में तो गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि जिनका राज्य सारी पृथ्वी में सूरज नहीं डूबता था जिनके राज्य में, हम तो समझते थे कहावतें हैं, लेकिन हमने अभी देख लिया सारी पृथ्वी के 40 चक्कर काट लिए हैं कि ऐसा हो सकता है कि यदि हम उसी रफ्तार से चलें तो 24 घंटे में हम सूरज देखते रह सकते हैं। जी बिल्कुल। और अमेरिका, उधर भी कनाडा में राज्य था उनका, यहाँ हिंदुस्तान में राज्य था, तो उनके जहां सचमुच सूरज नहीं डूबता था, ऐसी जिनकी परिस्थिति थी, और आज के कैसी परिस्थिति पलट गई है, दुनिया कितनी तेजी से पलट रही है, उसे हम नहीं कह। मेरा मतलब ये है कि दुनिया ने ये जो चमत्कार है दुनिया के सामने, वो चमत्कार को नमस्कार कहते हैं जैसे, अब धीरे धीरे सारे चमत्कार सामने आ गए हैं। आज जादू दिखाने वाले को ये बताना पड़ता है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, मैं आपकी नजर बंद कर रहा हूँ, मैं आपकी सफाई दिखा रहा हूँ, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो चाहे जितना कुछ करे कोई आदमी मानने वाला नहीं है, और वो वैज्ञानिक विधि से वो चीज वो कहता है हो सकती है, इसमें तुमने क्या कमाल कर दिया है। इसलिए ऐसा नहीं है। आज का आदमी बहुत सतर्क है और अध्ययन बड़ा है, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है, आत्मज्ञान के क्षेत्र में भले ही कम तरक्की हुई हो, लेकिन भौतिक क्षेत्र में तो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है, और इसलिए इसका भविष्य अच्छा ही है। और ये चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए कि हमारे बच्चों में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे बच्चों में हमसे ज्यादा धार्मिकता पाई जाएगी, पाई जाती है, और उनका उज्जवल भविष्य है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कि हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही दुर्दांत ताकतें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन सकारात्मकता की सुगंध, अध्यात्म की सुगंध भी बरकरार रहेगी। भले ही भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे मुद्दे आज उभर कर सामने आते हैं, हालात बेकार हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जो कहना चाहिए कि जो ऐसी चीजें हैं जिनसे ये पृथ्वी रहने लायक है, वे चीजें भी सदा यहाँ पर विद्यमान रहेगी, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। आखिर में मैं आखिरी प्रश्न में आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल बहुत छोटे में आपको बताना है, आप अपने संपूर्ण जीवन का मूल्यांकन कैसे करेंगे? मैं कहूंगा कि क्या भूलना चाहेंगे और क्या याद करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। बहुत मेरे से लोग पूछते हैं जी कि आप यदि राजनीति में होते तो शायद प्रधानमंत्री होते जी, यदि आप वकील होते तो बहुत अच्छे वकील होते जी,
तो आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं अपनी लाइफ से 101% से ज्यादा संतुष्ट हूं। क्योंकि यदि मैं अच्छा वकील होता तो फौजदारी का अच्छा वकील होता, तो जिंदगी भर हत्यारों की वकालत करके उनको अपराध करने के लिए प्रेरित करता और उन्हें बचाता। क्या कर लेते बताइए, है ना। राजनीति में जाके कहाँ पहुंच गए, कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए। राजनीति में होता तो क्या होता, प्रधानमंत्री भी हो सकता था और जेल में भी हो सकता था। आप समझ में आई ना। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैंने जो कुछ किया है, अपने जीवन को जिस क्षेत्र में लगाया है, उसी क्षेत्र में मैं सबसे ज्यादा अपने को संतुष्ट अनुभव करता हूँ। मैं आपको एक बात कहूंगा, अभी मैं बीच में बहुत बीमार हो गया था, तो मैं गया तो एक स्पेशल डॉक्टर के पास, तो उसने मेरे से कहा कि आप क्यों जिंदा रहना चाहते हैं। मैंने कहा किसने कहा आपसे कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। फिर मेरे पास क्यों आए। मैंने कहा कि भाई जो मेरी कोई बीमारी है, लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा नाम सुना तो सोचा कि देख आए, इसलिए मैं आया हूँ। यदि बच सकता हूँ तो बचूंगा, नहीं बचूंगा तो नहीं। तो बोले बच के क्या करोगे, क्या करना चाहते हो। क्या यदि आप 15 साल और जिंदा रहे तो आप क्या करोगे। मैंने कहा देखो मेरे पास तो काम नक्की है, मेरा काम तो मैं तो यही करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, साहित्य लिखूंगा, सारी दुनिया में जा करके तत्व ज्ञान का प्रचार करूंगा, भारतीय संस्कृति का प्रचार करूंगा। और क्या करना है मुझे काम बदलना नहीं है। बदल दे तो वो लोग हैं जो अपने काम से असंतुष्ट होते हैं। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, इसलिए बदलने का कोई सवाल नहीं। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही। जो जीवन भर जो किया है उसको ही आखिरी समय तक, श्वास के आखिरी समय तक करना चाहते हैं। और अपने जीवन के इस कार्य के प्रति डॉक्टर साहब को अभिमान भी है, उसका गर्व भी है और यही करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि अगले जन्म भी यदि उन्हें मिले तो यही करते रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा लोगों को सीखने, समझाना, अपनी संस्कृति संस्कारों से जोड़ने से बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। यही कारण है कि साहित्य के क्षेत्र में इतना ज्यादा लेखन कर पाए हैं। यही कारण है कि देश विदेश में व्याख्यानों के जरिए लोगों को परिवर्तित कर सके हैं। डॉक्टर साहब की ये जिंदगी निश्चित तौर पर सभी के लिए अनुकरणीय है। लोगों को इनके साहित्य से जुड़कर, इनके धर्म शास्त्रों, इनके व्याख्यानों को सुनकर अपनी सोच को बदलना भी बहुत जरूरी है। तो ये थे डॉक्टर भारिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर किसी नई हस्ती के साथ पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।